वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई एस एट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स में इंट्रोडक्शन का लेक्चर पढ़ेंगे, जो हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हमने सबसे पहले स्कोप ऑफ आई ए एस एट डिस्कस करना है, फिर जो इसकी तीन मेन डेफिनेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड तीन डेफिनेशन होती हैं, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर डेफिनेशन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये थ्रू आउट द स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। और फिर कुछ दो और डेफिनेशन है हमारी, एक आईएफआरएस में क्या क्या शामिल है, और मटेरियल का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो इन 5 पॉइंट्स की तरफ इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले स्कोप को देखते हैं। तो आई एस एट शेल बी अप्लाइड इन सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। तो यहाँ पर तीन टर्म्स यूज हुई हैं: अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और प्रायर पीरियड एरर्स। तो इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ को ही हम अपनी डेफिनेशन में सबसे मेन फोकस कर रहे होंगे। और एक बात का और ख्याल रखना है आपने कि जो बहुत सारे हम क्वेश्चंस आई एस एट के जब सॉल्व करते हैं तो उसमें टैक्स इफेक्ट्स भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। और इनफैक्ट आई एस एट की ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन समटाइम्स टैक्स की कैलकुलेशंस की वजह से वो ट्रीटमेंट ओवरऑल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रही होती है। तो जो टैक्स इफेक्ट्स हैं वो आई एस एट के मुताबिक रिकग्नाइज नहीं किए जाते। टैक्स इफेक्ट्स जो करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर के हों या रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हों जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए की जाती हैं, तो उनकी अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर IS 12 इनकम टैक्सेस के मुताबिक हम करते हैं। तो मेन डेफिनेशन में सबसे पहले हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये एक एंटिटी अप्लाई करती है। तो जनरली एक एंटिटी की चॉइस होती है, लेकिन समटाइम्स ये चॉइस जो है वो एक वे में डिफाइन हो रही होती है ऑलरेडी, वो इस तरह से कि एक एंटिटी पर जब आईएफआरएस अप्लाई हो रहे होंगे तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ कर रही होगी वो आईएफआरएस पर बेस करके कर रही होगी मोस्टली। तो एक एंटिटी, लेकिन जहाँ पे चॉइस होती है स्टैंडर्ड्स में कि आप लाइक IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट मॉडल भी, तो उसमें से एक एंटिटी क्या अप्लाई करती है। या इसी तरह IS 16 में से वो किस क्लास ऑफ एसेट पर जो है कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हैं, किस क्लास ऑफ एसेट पे वो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, या इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करते हुए किस जो है टाइप ऑफ इन्वेंट्री को वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर मैयर कर रहे हैं और किस इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज मेथड पर मैयर कर रहे हैं। तो ये एक एंटिटी की चॉइस होती है जहाँ पर स्टैंडर्ड्स में ऑप्शन मौजूद हो। जहाँ स्टैंडर्ड में ऑप्शन नहीं है तो वो एक अलग रिस्ट्रिक्शन बहरहाल अप्लाई हो जाती है। तो इसमें मैयरमेंट भी होती है, रिकग्निशन भी होती है, और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी चीज़ें शामिल होती हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में हम कवर करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिकली एडजस्टमेंट होती है। किस चीज़ की? कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी की, या अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट की। अच्छा, अब सबकी ज़रा एक एक एग्जांपल लेते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, जब आप किसी एसेट की फेयर वैल्यू बेसिकली मैयर कर रहे होते हैं तो वो एक अंदाज़ा ही होता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती जिस पर आप उसे सेल कर सकेंगे, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है। तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू भी एक एस्टिमेट है। लाइबिलिटी में जैसे प्रोविजन एक एस्टिमेट है। अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन जैसे डेप्रिसिएशन, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में जो यूजफुल लाइफ है वो भी एक एस्टिमेट है। रेजिडुअल वैल्यू भी एक एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन मेथड भी हमारा एस्टिमेटेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होता है एसेट का। तो ये डिफरेंट एस्टिमेट्स होते हैं और ये एस्टिमेट्स चेंज भी होते हैं, और जब एस्टिमेट्स चेंज होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद एसेट एंड लाइबिलिटीज। यानी अब आप उनका प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं। जो पास्ट में आपने इवेल्युएट किया था, एक एस्टिमेट लगाया था, वो पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पर था। और अब प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की बेस पर आप इसी बेनिफिट, ऑब्लिगेशंस, एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो कंसीडर करते हैं, उसमें एस्टिमेट में चेंज आता है, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रिजल्ट फ्रॉम न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू डेवलपमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली आर नॉट करेक्शन ऑफ एरर। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम एस्टिमेट को चेंज कर रहे होते हैं तो वो एरर की करेक्शन नहीं होती। कॉन्सेप्चुअली फ़र्क ये है कि जब एक चीज़ आपको सही मालूम थी
या सही इजीली मालूम हो सकती थी, उसके बावजूद आपने उसको सही नहीं किया, तो ये एरर है। लेकिन अगर एक चीज़ आपको मालूम ही नहीं थी और अब जाकर न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, न्यू डेवलपमेंट के थ्रू आपको वो बात पता चली है, तो उस बेसिस पर जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो करेक्शन ऑफ एरर नहीं है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसी तरीके से प्रायर पीरियड एरर को डिस्कस करेंगे। प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशन फ्रॉम, यानी अगर एक चीज़ मिस हो जाती है, और मिस स्टेटमेंट यानी लिखी जाती है लेकिन गलत लिखी जाती है इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड्स पिछले सालों में, अराइजिंग फ्रॉम अ फेलियर टू यूज और मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन that was available when financial statement for those periods were authorized for issue could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statement। तो यहाँ से ही आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि प्रायर पीरियड एरर्स में आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो या तो आपके पास अवेलेबल थी या इजीली ऑब्टेन की जा सकती थी, लेकिन स्टिल आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया, या मिसयूज़ हो गई, या आपने जो है जो इंफॉर्मेशन इजीली ऑब्टेन की जा सकती थी वो ऑब्टेन नहीं की और उसके बगैर एक गलत फिगर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कर दी, तो ये प्रायर पीरियड एरर है। लेकिन ये एस्टिमेट से चेंज है क्योंकि इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी थी ठीक काम करने की, करेक्ट काम करने की, लेकिन आप नहीं कर सके। जबकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हम वहाँ पर कर रहे होते हैं जहाँ पे प्रीवियसली हमने अपनी बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया होता है, और अब बाद में क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई होती है, हमारा एक्सपीरियंस बदल गया होता है, हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई होती है, तो उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो एरर्स जो हैं इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करने की मिस्टेक हो सकती है, और ओवरसाइट हो सकती है, यानी आप कोई चीज़ ओमिट कर जाते हैं, कोई इनवाइस रिकॉर्ड करने से भूल गए, या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकती है, और फ्रॉड वगैरह की वजह से भी ये अराइज हो सकता है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम इन मेन डेफिनेशंस को ज़रा डिस्कस करेंगे ताकि हम बेसिकली ये इवेल्युएट कर सकें कि क्या हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट और प्रायर पीरियड एरर के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या नहीं। तो वेदर द फॉलोइंग आर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रायर पीरियड एरर। पहला आइटम है हमारे पास, एन एंटिटी चेंज इट्स अकाउंटिंग फॉर लैंड बिल्डिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर जाएं तो आप अपनी मेजरमेंट बेसिस को ऑल टुगेदर चेंज कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज रिवाइज डाउनवर्ड फॉलोइंग इम्पेयरमेंट लॉस। एक एसेट की इम्पेयरमेंट हुई, उसके बाद आपने उसकी यूजफुल लाइफ को इवेल्युएट किया तो वो कम हो गई है। तो यूजफुल लाइफ देखें, आप कभी भी एग्जैक्ट डिटरमिन नहीं कर सकते एक एसेट की, अनलेस के कोई लीगल राइट से राइज हो रही हो तो हम कहते हैं तो लाइसेंस ही 5 साल का है, तो वो फिक्स होता है। अदरवाइज यूजफुल लाइफ जो है, खासतौर पे जैसे प्लांट की यूजफुल लाइफ है, एक फिजिकल एसेट है, तो ये आप हमेशा जो है एक अंदाज़ा ही होता है कि ये 5 साल चल जाएगा। अब वो 5 साल से ज़्यादा भी चल सकता है, उससे कम भी चल सकता है, तो ये एस्टिमेट होता है। इसमें चेंज आएगा तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा। Depreciation method. Depreciation method for depreciating furniture was changed from straight line method to reducing balance method. Depreciation method एक एंटिटी वो चूज करती है जो एसेट से हासिल होने वाले बेनिफिट्स को मैच करता है विद द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ दैट एसेट। जो उस एसेट के पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से बेनिफिट राइज होंगे, उस एस्टिमेटेड पैटर्न को फोकस करके हम डेप्रिसिएशन मेथड पिक कर रहे होते हैं। तो डेप्रिसिएशन मेथड आपकी चॉइस नहीं होती, आई 16 आपको चॉइस नहीं देता कि आप अपनी मर्जी का डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करें। आई 16 आपको ये कहता है वो डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करें जो रिफ्लेक्ट करे पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से राइज होने वाले बेनिफिट्स को। तो वो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि एक एसेट से एक जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लेते हैं। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ओवर द पीरियड बेनिफिट्स डिक्लाइन करेंगे तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक एस्टिमेट होता है, और इसमें चेंज आएगा तो इट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। Cost formula used for valuation of inventories was changed from FIFO, first in first out, to weighted average। तो ये एक एंटिटी ने जो है मॉडल में चॉइस ली है कि वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैयर करना चाहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर करना चाहते हैं, वेटेड एवरेज पर। तो जहाँ पे एक एंटिटी अपनी चॉइस को यूज़ करती है मैयरमेंट में, रिकग्निशन में या प्रेजेंटेशन में, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट लास्ट ईयर कंपनीज इन्वेंट्री शीट्स वर अंडर कास्टेड, यानी उसमें जो अमाउंट थी वो कम टोटल हो गई। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चेक करके ठीक की जा सकती थी, बट एट दैट टाइम वी कुड नॉट डू दैट, तो ये प्रायर पीरियड एरर कंसीडर होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एक्चुअल एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वॉज मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा, एनआरवी की जो डेफिनेशन है उसमें 3 मरतबा वर्ड एस्टिमेटेड आता है।
कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो बेसिकली एक एस्टिमेशन होती है कि ये प्रोडक्ट इतनी की सेल हो जाएगी, इतनी कॉस्ट लगेगी, नेट इतने बच जाएंगे। तो अगर उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज को जो मेजर किया जाता है तो उसमें हम समटाइम प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करते हैं, समटाइम फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी यूज़ करते हैं तो एक डिस्काउंट रेट एस्टिमेट हो रहा होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट हो रहे होते हैं, और फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं तो मार्केट के रेट्स और कुछ एजम्पशंस को हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो वो जो है बेसिकली एस्टिमेट का यूजेज है। लेकिन आपने जो मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट बेसिस जो इट सेल्फ होंगी वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। यानी आप क्या फेयर वैल्यू पे मेजर करना चाहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करना चाहते हैं, ये जो चॉइस है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब फेयर वैल्यू जो का अंदाजा लगाएंगे कि फेयर वैल्यू की अमाउंट क्या है वो एस्टिमेट होगी। तो जब मेजरमेंट बेसिस की बात हो रही है तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट और नॉन करंट टू ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम मोस्टली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें करंट एंड नॉन करंट में एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन IAS 1 के मुताबिक एक अल्टरनेट भी है जिसमें एसेट्स को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लिखा जाता है, यानी या तो आप कैश इन हैंड से शुरू करते हैं और लैंड तक जाते हैं और वाइस वर्सा। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ में भी जो ज़्यादा देर के बाद सेटल होनी होती है उनको पहले और एंड वाले में, और उसमें आप कोई कैटेगरी नहीं बनाते करंट नॉन करंट की, सिंपली एक जो फ्लो के अंदर तमाम एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन में चेंज है ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसीडर होगा। अब ट्रीटमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस की बात करेंगे तो एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो जब आप एक न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी को ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स या कंडीशंस पर ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे वो पॉलिसी हमेशा से अप्लाई हो रही थी, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। बेसिकली वर्ड रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है फ्रॉम द बैक डेट। तो अगर हम 2021 में एक पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और 2020 में भी वही अप्लाई होगी और 2019-18 का डाटा भी हम उसकी बेस पर जो है चेंज कर रहे होंगे, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है कि हम बैक डेट से उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह जब किसी एरर को करेक्ट किया जाता है तो उसके लिए पास्ट प्रायर पीरियड्स में तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। So correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statement, income, expense, asset, liability, equity, as if a prior period error had never occurred. तो अगर लास्ट ईयर में हमने एरर किया था तो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से करेक्ट कर देना कि एरर जैसे हुआ ही नहीं था। अगर एरर ना हुआ होता तो हमारी इनकम क्या होती, हमारा प्रॉफिट क्या होता, हमारा एसेट कितने का शो हो रहा होता। तो ये प्रीवियस पीरियड्स को इस तरीके से करेक्ट करना जैसे एरर कभी हुआ ही नहीं था, ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। वंस अगेन बैक डेट्स में जाके एरर की करेक्शन रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहलाती है। तो समटाइम्स हमारे पास जो है प्रॉपरली डाटा अवेलेबल नहीं होता या किसी और वजह से हम जो है रिट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो फिर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में। या फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट का तो जो अप्रोच है वो होती ही हमेशा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी को ट्रांजैक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस पर जो है अप्लाई कर रहे हो आफ्टर द डेट, यानी जब आपने पॉलिसी चेंज की उसके बाद से उसका इफेक्ट ले रहे हैं, बैक डेट्स में जाकर चेंज नहीं कर रहे, तो ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहलाएगी न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए। और एस्टिमेट्स के चेंज का इफेक्ट भी अगर आप इसी तरह करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स में ले रहे हैं, यानी पास्ट पीरियड्स को फोकस नहीं कर रहे, तो वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहलाएगी। डेफिनेशन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल, applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. Now here I say that impracticable is something between impossible and difficult. एक चीज़ है डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की जाए तो की जा सकती है, तो वो डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ साइंटिफिकली जो है वो हो सकता है कि पॉसिबल हो, लेकिन वो हमारे लिए रिसोर्सेज को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए एक फिजिबल ऑप्शन ना हो, तो वो पॉसिबल तो है लेकिन स्टिल इम्प्रैक्टिकेबल है। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करता हूँ कि लेट्स से कि एक एंटिटी है जिसके पास कुछ फाइल्स जो हैं वो स्टोर रूम में पड़ी हुई हैं और उनसे डाटा चाहिए। तो अब स्टोर रूम में जाकर फाइल्स को ढूंढना, और आप कहते हैं कि जी वो कुछ 5 साल पुरानी फाइल्स हैं, कुछ 7 साल पुरानी फाइल्स हैं और उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो लेकिन ये जो है डिफ़िकल्ट तो है लेकिन ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को उस तरफ एलोकेट करें तो वो उसमें से वो डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये
इम्प्रैक्टिकेबल नहीं समझा जाएगा, इट वुड बी जस्ट डिफ़िकल्ट। बट इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमारी एक हार्ड ड्राइव जो है वो करप्ट हो गई है और उसमें हम डाटा रिकवर नहीं कर पा रहे आफ्टर मेकिंग रीज़नेबल एफर्ट्स, जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर वगैरह और ट्रीटमेंट्स हैं उनकी बेस पर, सिर्फ हम कहते हैं कि जी नासा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमें तो नहीं निकाल कर देंगे। तो साइंटिफिकली पॉसिबल है आपके लिए डाटा ऑब्टेन करना, लेकिन आपके हिसाब से अगर देखें तो रीज़नेबल एफर्ट्स के साथ पॉसिबल आपके रेंज में नहीं आता, तो आप इसे इम्प्रैक्टिकेबल कंसीडर करेंगे। अब अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड में देखना चाहते हैं कि इम्प्रैक्टिकेबल कब होगा एक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करना, ये एक एरर को रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट के साथ करेक्ट करना, जब इफेक्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट डिटर्मिनेबल ही ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पिछले सालों में जाकर हम लेट्स से कि इस साल हमने एक पॉलिसी चेंज की कि हम कंपोनेंट वाइज जो है प्रेजेंटेशन देंगे अपने एसेट्स की, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में हमने कंपोनेंट वाइज जो है वैल्यूएशन मेंटेन ही नहीं की थी, तो वो प्रीवियस ईयर्स में वो जो इन्फॉर्मेशन है, इफेक्ट्स हैं, वो डिटर्मिनेबल नहीं है। या हम ये कहते हैं कि एजम्पशंस रिक्वायर्ड होंगी मैनेजमेंट की इंटेंशन की, और पास्ट में जाकर किसी की इंटेंशन जो है वो आप नहीं पूछ सकते। अब अगर आप किसी से ये पूछेंगे भी सही कि जी आपकी इंटेंशन तब क्या थी, तो वो काफ़ी हद तक कह लें कि मैनिपुलेटिव हो सकती है और वो अफेक्टेड हो सकती है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके बाद ज़ाहिरी बात है जो एजम्पशंस और इंटेंशंस हैं वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट बताई जाएंगी। कभी भी कोई एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि जी लेट्स से कि 5 ईयर्स पहले ही जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बेस पर उसकी क्या ओपिनियन होती। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एस्टिमेट ऑफ अमाउंट, और ये इम्पॉसिबल है कि हम ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश कर सकें उन एस्टिमेट से जो एविडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करते हैं जब वो अमाउंट हमने रिकग्नाइज मैयर या डिस्क्लोज की थी, और वुड हैव बीन अवेलेबल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑथराइज फॉर इशू हो रही थी। तो हम कहते हैं कि जी इन्फॉर्मेशन में एस्टिमेट को डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन तब अवेलेबल थी, कौन सी नहीं थी, और किस टाइम पर कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो उसको डिस्टिंग्विश करना अगर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए तो तब भी हम इसको इम्प्रैक्टिकेबल ही कंसीडर करेंगे। अदर डेफिनेशन में IFRS की डेफिनेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशंस इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसके अंदर हमारे IFRS भी शामिल हैं, IFRS 1 to 17 और मोर दैट वुड कम। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं, IS 1 to 41। IFRIC की इंटरप्रिटेशन, और इससे पहले जो इंटरप्रिटेशन होती थी SIC की, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी की, वो भी शामिल है। तो पुराने स्टैंडर्ड, न्यू इंटरप्रिटेशन, पुरानी इंटरप्रिटेशन, ये सब शामिल हैं। तो जब कहते हैं कि IFRS एक चेंज रिक्वायर कर रहा है, तो इट मीन्स कि इन चारों में से कोई भी चेंज रिक्वायर कर रहा हो तो वो इसके अंदर कवर होगा। फिर मटेरियल की डेफिनेशन है जो IS 8 रेफर करता है कि हमें IS 1 की तरफ फोकस करना चाहिए। तो उसमें डिफाइन है कि इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग, यानी उसे मिस कर दें, मिस स्टेटिंग और ऑब्सक्यूरिंग, इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस दैट द प्राइमरी यूजर्स होते हैं हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो लैंडर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं, स्पेसिफिक एंटिटी की वो इंफॉर्मेशन जिसको अगर ओमिट किया जाए, मिसस्टेट किया जाए या ऑब्सक्योर किया जाए, तो उससे यूज़र्स की, प्राइमरी यूज़र्स की डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो वो फिर इंफॉर्मेशन मटीरियल। एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप कहते हैं कि इसे बताया जाए, ना बताया जाए या छुपाया जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी डिसीजन के ऊपर, तो देन इट इज़ नॉट मटीरियल। लेकिन अगर उससे डिसीजन पे फ़र्क पड़ता है देन इट इज़ मटीरियल। तो ये एक बड़ी सब्जेक्टिव जो है कॉन्सेप्ट है कि मटीरियल क्या होगा और क्या नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।